Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our remaining chapter of biology series जिसमें आज हम इवोल्यूशन के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इवोल्यूशन का ही सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग मोर। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, you can message me on Instagram, Telegram, even you can comment on YouTube as well. If your doubt was genuine, then I will make a video on that topic also. Apart from that, all the links of Instagram and Telegram will be available in the description box as well. So चलिए आज का जो अपना चैप्टर है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसको शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम जो इवोल्यूशन हुआ है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो इवोल्यूशन हुआ है, अगर उसमें हम उसकी बात करें तो जितनी भी सेलुलर फॉर्म्स की लाइफ है, मतलब जो भी लाइफ है जिनमें सेलुलर फॉर्म्स है या यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, जो भी स्टार्टेड हुई हैं उनकी उन सब के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी है। ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी अर्थ में लाइफ ओरिजिनेट हुई है सेलुलर लाइफ, उन सबके अंदर एक ही कैपेबिलिटी है, सेम कैपेबिलिटी है, नहीं। सबके अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी है। द एसेंस ऑफ डार्विन्स थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन्स ने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन को लेके, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया था? दैट इज अबाउट अ नेचुरल सिलेक्शन। सो द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी न्यू लाइफ फॉर्म्स का रेट है, जिस तरीके से वो अपीयर हो रही है, मतलब अपीयरेंस हो रहा है, द रेट ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। वो किससे लिंक है? दैट इज टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट डिवाइड करते हैं। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई कर सके और वो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल में एक विद इन आर के अंदर कन्वर्ट हो सके। अगर वहाँ पे हम बात करें, एक हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी ले ली ए, जिसे हमने ग्रो किया एक मीडियम में, ठीक है। उसके अंदर ये वेरिएशन बिल्ट है कि वो अपनी जो उसके पास एबिलिटी है फूड कंपोनेंट को यूटिलाइज करने की, वो अलग अलग एबिलिटी है, वो अलग अलग तरीके से फूड के कंपोनेंट को यूटिलाइज कर सकता है। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी। तो अगर उसी मीडियम के कंपोजिशन में, मतलब उसी फूड कंपोनेंट में अगर हम कोई भी चेंज लेके आ जाते हैं, तो उसमें से जो दूसरा पार्ट निकल के आएगा पॉपुलेशन का, वो पार्ट भी निकल के आएगा और वो उस कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा अंडर अ न्यू कंडीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अगर कोई एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, वो उनके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने फीड कंपोनेंट, मतलब जो उनका फूड कंपोनेंट है, उसको अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकती है। अगर उसी मीडियम को हम चेंज कर दें, ठीक है, इसके बाद उसमें से कुछ तो पॉपुलेशन निकल के आएगी ना जो उस नए मीडियम में भी रह सकती है। सो दैट इज अबाउट अ बी पॉपुलेशन। In due course of time, this variant population outgrows the other and appears as a new species. और थोड़े ही समय में जो ये वेरिएंट पॉपुलेशन, जो नई पॉपुलेशन निकल के आई है, वो आउटग्रो कर जाएगी दूसरे के कंपैरिजन में और अपीयर हो जाएगी एज अ न्यू स्पीशीज। और ये सब कितने दिन में हो जाएगा? दिस वुड हैपन इन अ विद इन अ डेज के अंदर हो जाएगा। तो द सेम थिंग अगर इसी चीज़ की बात करें, फिशेज और फूल में भी हुआ था, फाउल में भी हुआ था, वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स एज अ लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर्स। तो जहाँ हमने क्या देखा था कि जो फिशेज और फाउल थे, उन्होंने मिलियन ऑफ ईयर्स लिए थे अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए ऑफ दीज एनिमल, और किस में कंप्लीट कर दिए थे? ईयर्स में कर दिए थे। हियर वी से दैट जो फिटनेस ऑफ बी, अगर हम बात करें फिटनेस ऑफ बी की, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो पॉपुलेशन बी है, जिसमें मीडियम के अंदर कोई चेंज आया और वो फिर भी सर्वाइव कर गई, तो अगर हम देखें जो फिटनेस ऑफ बी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, बिकॉज उसने न्यू कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लिया और उसमें वो सर्वाइव कर गई। इसीलिए हम कहते हैं जो नेचर होता है दैट सेलेक्ट द फिटनेस। तो नेचर किसे सेलेक्ट करेगा? बी पॉपुलेशन को सेलेक्ट करेगा। वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। इस बात को एक और याद रखें कि जो फिटनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिटनेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं। Hence there must be a genetic basis for getting selected and to evolve। इस
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जब हम ये जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, इसका जो बेस ले सकते हैं वो हम जेनेटिक बेसिस ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। अनदर वे ऑफ द सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग इन्वायरमेंट, अलग चीज़ में अडेप्ट हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, अलग हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें जो इनहेरिटेड होती है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, दैट इज़ अ एडेप्टिव एबिलिटी जाती है, जो कि किस पे बेस पे होती है, इट हैज़ अ जेनेटिक बेस। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया, दिस सीम्स टू बी, जो फिटनेस होती है वो एंड रिजल्ट होता है ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। अगर उसे नेचर से सेलेक्ट होना है तो फिटनेस ही वो एक ऐसा एंड रिजल्ट है जिसमें वो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अडेप्ट कर सके न्यू इन्वायरमेंट के लिए, सर्वाइव कर सके और उन्हें नेचर सेलेक्ट कर ले। आई थिंक मेरे आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है आपको बीच बीच में थोड़ी साउंड सुनाई दे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत नॉइस आएगा और मैं मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमने दो की कॉन्सेप्ट्स देखे थे। पहला था हमारा दैट इज़ अ ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा था दैट इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, व्हाट आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डार्विन्स थ्योरी? पहला जो था दैट इज़ अ ब्रांचिंग डिसेंट, सेकेंड वन इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो जब हमारे डार्विन आए थे उससे पहले की अगर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट जब डार्विन नहीं थे, सो इवन बिफोर अ डार्विन एक साइंटिस्ट थे जो कि फ्रेंच के थे और उन्हें हम नेचुरलिस्ट कहते थे। ठीक है, वो उनका नाम क्या था, दैट इज़ अ लैमार्क। उन्होंने कहा था जो लाइफ फॉर्म्स का इवोल्यूशन होता है वो इसलिए होता है ड्राइवन बाय द यूज़ ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो हम जैसे जैसे जिस ऑर्गन को यूज़ कर रहे हैं, जिस ऑर्गन को डिसयूज मतलब जिस ऑर्गन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके बेसिस पे इवोल्यूशन होता है लाइफ फॉर्म का। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब इनके कहने का मतलब है जो ऑर्गन यूज़ हो रहा है वो देखने को मिलेगा, जो ऑर्गन यूज़ नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे लैमार्क ने हमें एक नई थ्योरी दी थी, दैट इज़ अ डिसयूज एंड यूज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो उन्होंने इसमें किसका एग्जाम्पल दिया था, फिर उनसे एग्जाम्पल पूछा गया तो उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला जिराफ हु हैज़ इन अटेम्प्टेड टू फोरेज लीव ऑन अ टॉल ट्रीज हैड टू अडेप्ट बाय एलोंगेशन ऑफ देयर नेक। तो जब जिराफ को लीव्स लेनी पड़ती थी लंबे ट्री से, ठीक है, तो उन्हें अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था। ठीक है, नेक को ऊंचा करना पड़ेगा तभी तो टॉल ट्रीज से लीव्स ले पाएंगे। एज दे पास इट, तो जब ये सब वो जब बार बार लीफ लेते गए, ओवर द जनरेशन होता गया, तो ये जो एक्वायर्ड करेक्टर है इलोंगेटेड नेक का, वो उन्हें अलग अलग जनरेशन में दिखता गया। ठीक है, मतलब इसके बाद जो अलग जनरेशन आई उसमें थोड़ी और नेक लंबी हो गई, इलोंगेट हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें भी नेक और इलोंगेट हो गई। तो स्लोली स्लोली जिराफ जो है ओवर द ईयर्स, बहुत सालों बाद देखने को मिला कि जिराफ जो है वो लॉन्ग नेक के साथ आने लगी। ठीक है, लेकिन इस बात पे नो बडी बिलीव इन दिस कॉन्जेक्टर एनीमोर, लेकिन इस बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया कि जिराफ की पहले जो गर्दन थी वो छोटी थी, इसके बाद जिराफ को बार बार टॉल ट्रीज से लीफ लेने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, तो यही एक्वायर्ड करेक्टर सक्सीडेड जनरेशन में आता गया। और इसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि जिराफ जो है वो लंबी गर्दन के साथ उनके पास लंबी गर्दन का कैरेक्टर आ गया। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस को किसी ने भी बिलीव नहीं किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस? बार बार साउंड आ रहा है पीछे से कंस्ट्रक्शन का, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नो वाई वो कंस्ट्रक्शन का साउंड आ रहा है। येस्टरडे आई गॉट अ कमेंट कि मेरी वीडियो में इको आ रहा है, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। मैंने अपलोड कर दी थी बट मुझे नहीं पता चला, क्योंकि जब मैंने प्ले की थी तो मैंने कहीं और से प्ले की थी, तो वहाँ पे मुझे वॉइस सही लगी, क्योंकि कई जगह पे वॉइस सही है, कई जगह पे वॉइस इको है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो आगे आज हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन जो है वो, इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। अगर हम बात करें, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है
या उस प्रोसेस का रिजल्ट है इवोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि आज हम वर्ल्ड पूरी दुनिया देखते हैं तो उसके अंदर हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं और लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इनएनिमेट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एनिमेट होता है लिविंग ऑब्जेक्ट्स। सो इसमें जब हम सारी पूरी सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो जब कभी भी हम स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड की, तो हम डिस्क्राइब करते हैं इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह। इवोल्यूशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, दैट इवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड, वहीं अगर हम दूसरी तरीके से बात करें, जब हम डिस्क्राइब करते हैं लाइफ की ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम बताते हैं कि इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो वहाँ हम क्या बताते हैं कि एक कोई प्रोसेस चला है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका रिजल्ट जो है दैट इज़ अ इवोल्यूशन। तो ये तो आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये जो वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन दोनों के दोनों प्रोसेस हैं या एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस है, या किसी अननोन प्रोसेस के रिजल्ट है, या फिर ये खुद ही प्रोसेस है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चला कि इवोल्यूशन प्रोसेस है या एंड ऑफ प्रोसेस है, दोनों नहीं पता। इस बात पे अभी भी ये चीज़ चल रही है कि इवोल्यूशन जो है वो प्रोसेस है या एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस है, जिस अननोन प्रोसेस का हमें नाम तक नहीं पता। ठीक है, दिस पैराग्राफ इज दिस अबाउट। यहाँ पे हमारा जो है नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आए दैट इज थॉमस मल्थस। ठीक है, उन्होंने इस पे काम किया। जो वर्क था थॉमस मल्थस का, उन्होंने पॉपुलेशन में काम किया। ठीक है, और किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? इन्फ्लुएंस बाय डार्विन। ठीक है, डार्विन से इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, तो जो हमारे थॉमस मल्थस थे, उन्होंने जो काम किया पॉपुलेशन से, उस काम से डार्विन जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, डार्विन को वो काम बहुत अच्छा लगा। नेचुरल सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। उन्होंने बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बहुत सारी सर्टेन ऑब्जर्वेशन पे उन्होंने बताया, जो कि क्या थी? विच आर फैक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे नेचुरल सोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं? दैट दे आर लिमिटेड। तो पॉपुलेशन कैसी रहेगी? आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। ठीक है, अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल एकदम लिमिटेड हैं, ना कम है ना ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहेगी सिवाय सीजनल फ्लक्चुएशन के। मेंबर्स जो होंगे पॉपुलेशन के वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करेंगे। ठीक है, जैसे इनफैक्ट दो इंडिविजुअल जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे, इवन दे दो लुक सुपरफिशियली सिमिलर, चाहे वो ऊपर से देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों इंडिविजुअल बिल्कुल सेम हो, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन होगा जो इनहेरिटेड हुआ होगा। ठीक है, अगर हम द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो ग्रो कर रहा है एक्सपोनेंशियली, तो एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, तो अगर वो एक्सपोनेंशियली कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, अगर वो एक्सपोनेंशियली कर रहा है लॉग फेज के तरीके से, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि सबके सब रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे जितना हो सकता है मैक्सिमली। ठीक है, दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन। और ये जो फैक्ट था ये हमें कहाँ देखने को मिला? जब हम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को ग्रो कर रहे थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन साइज जो है इन रियलिटी आर लिमिटेड, रियलिटी में क्या होता है? पॉपुलेशन साइज तो लिमिटेड होता है, मीन्स यहाँ पे क्या होता है? कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, ओनली सम सर्वाइव, कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ ही ग्रो कर पाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, दैट कुड नॉट बी फ्लरिश। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कंपटीशन में कि सबके सब सर्वाइव कर गए, कुछ ही सर्वाइव कर पाएंगे एट ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और कुछ जो है मर जाएंगे ग्रो ऑफ कॉस्ट ऑफ अदर्स, किसी और की कॉस्ट पे कुछ ग्रो कर रहे होंगे। So the novelty and brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation which are inheritable and which make resources utilization better for view will enable only those to reproduce, leap and more progeny. तो जो हमारे डार्विन थे उनकी नोबेलिटी और ब्रिलियंट साइड की वजह से उन्होंने बताया कि जो वेरिएशन होता है वो हेरिटेबल होता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो किसके लिए होंगे? बेटर फॉर फ्यू,
उनके लिए होंगे जो इजीली अडेप्ट हो जाएंगे दूसरे इन्वायरमेंट में और अपने आप को अनेबल करेंगे ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें और ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी छोड़ सकें, लीव कर सकें, ठीक है। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन, थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए और बहुत सारी जनरेशन के लिए जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने बहुत सारी प्रोजेनी लीव करी एंड देयर वुड बी अ चेंज इन अ पॉपुलेशन करेक्टर्स। फिर हमें क्या देखने को मिला, एक पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स में चेंज देखने को मिला। हेंस जो न्यू लाइफ फॉर्म्स हैं अपीयर्स टू अराइज, तो और हमें न्यू लाइफ फॉर्म्स अराइज होती दिखी। दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम दो सिलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, दैट दिस इज अ आर सिलेक्शन, दिस इज अ केस सिलेक्शन। जो केस सिलेक्शन होता है इसका साइज कैसा होता है, दैट इज लार्ज इन साइज, वेयर एज आर की बात करें तो स्मॉल इन साइज। यहाँ लाइफ कैसी होती है, लाइफ शॉर्ट होती है, इधर लाइफ लार्ज होती है। यहाँ बात करें अगर स्मॉल साइज है, लाइफ शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस फास्ट, इधर करेंगे स्लो, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। चलिए इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, चलिए मैं इसमें बता देती हूँ होता क्या है। दैट इज अ, दो साइंटिस्ट थे हमारे, एक थे हगो डिवाइरिस, सॉरी ई नहीं है यहाँ पे, एंड सेकंड साइंटिस्ट इज डार्विन, ठीक है। तो जो हमारे हैगो डिवाइरिस थे उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन जो है वो कहाँ से आती है, इवोल्यूशन से आती है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ना इसमें यही सब लिखा हुआ है, लेकिन जब हम ऐसे ना फ्लो चार्ट्स में या टैबुलर फॉर्म में या कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ते हैं तो चीज़ें जल्दी समझ में आती है। म्यूटेशन जो है वो कहाँ से आती है, दैट इज कम्स फ्रॉम इवोल्यूशन, ठीक है। वेयर एज, जस्ट अ सेकेंड, वेयर एज यहाँ पे जब हैगो डिवाइरिस ने बात की थी म्यूटेशन कम्स फ्रॉम इवोल्यूशन, सो डार्विन ने बात की थी यहाँ पे माइनर वेरिएशन की, इतना माइनर वेरिएशन कि वो क्या हो जाए, दैट आर इनहेरिटेबल, ठीक है। इसके बाद जो हैगो डिवाइरिस थे उन्होंने बताया था कि जो म्यूटेशन होती है दैट इज रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, रैंडम हो सकती है और उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकती, इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। वेयर एज जो डार्विन थे उन्होंने बताया था कि जो वेरिएशन की इन्होंने बात की थी वो वेरिएशंस कैसे थे, आर स्मॉल, छोटे छोटे वेरिएशंस थे एंड दे आर वेरिएशंस आर डायरेक्शनल, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात देखें हैगो डिवाइरिस तो उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन से क्या होता है, दैट इज अ सॉल्टेशन, सॉरी म्यूटेशन से क्या होता है, दैट इज अ स्पेशिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशिएशन, मतलब न्यू स्पीशीज फॉर्म, म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन, मतलब न्यू स्पीसीज फॉर्म, ठीक। वेयर एज अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा क्या था, दैट इज अ इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल, क्या था, दैट इज अ इवोल्यूशन
इज ग्रेजुअल। जब म्यूटेशन को उन्होंने स्पेशिएशन बता दिया तो यही बताया कि इट इज कॉल्ड एज सॉल्टेशन, मतलब एक सिंगल स्टेप लगेगा, वो भी लार्ज, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन। ठीक है, सो इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, मैंने दोनों को टेबुलर फॉर्म में बता दिया है। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी का जो पैरा है उसको पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वेरिएशन एंड हाउ डज द स्पेशिएशन अकर। सॉरी, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि वेरिएशन का ओरिजिन कहाँ से आया, ये स्पेशिएशन कैसे अकर होती है, मतलब स्पेशिएशन में मतलब नई नई जो स्पीशीज है वो कैसे फॉर्म होती है। इवन दो मेंडल ने जो थे हमारे, उन्होंने बताया था इनहेरिटेबल फैक्टर्स के बारे में जो कि इन्फ्लुएंस करते थे फिनोटाइप को। ठीक है, इनहेरिटेबल फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स क्या, किसकी बात हो रही है, फैक्टर्स मीन्स जीन्स की बात हो रही है। ऐसे फैक्टर्स जो इनहेरिटेड हो जाते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और उन्होंने बताया था कि वो जो फैक्टर्स थे वो किसको इन्फ्लुएंस करते थे, फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करते थे। तो डार्विन आइदर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। तो डार्विन जो थे उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन को इग्नोर किया, मेंडल की इस ऑब्जर्वेशन को, और शांत रहे। ठीक है, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो जब हमारी 20th सेंचुरी आई फर्स्ट डेकेड की, तब उस टाइम पे हेगोडिवाइरिस जो थे उन्होंने काम किया, किस पे काम किया, इवनिंग प्रिमरोज पे। ठीक है, और आइडिया लेकर आए म्यूटेशन का। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस देखने को मिला पॉपुलेशन के अंदर। उनका मानना था कि इवोल्यूशन जो है वो जो है वो म्यूटेशन की वजह से हो रही है। वेयर एज जो डार्विन थे उनका मानना था कि माइनर वेरिएशन, ऐसे वेरिएशन जो इनहेरिटेबल है, वो डार्विन की बात कर रहे थे। फिर बताया कि म्यूटेशन जो है दैट इज रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस। ठीक है, तो वहीं पे डार्विन ने बताया कि वेरिएशन जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और डायरेक्शनल। ठीक है, इसके बाद जो थे फिर हमारे डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बात करी कि इवोल्यूशन जो होता है दैट इज अ ग्रेजुअल। वेयरएज हेगोडिवायरस ने बताया कि जो म्यूटेशन होता है उसी की वजह से स्पेशिएशन होता है, मतलब न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड होती है, जिसे हम सॉल्टेशन भी कहते हैं, मतलब एक सिंगल स्टेप लार्ज स्टेप होते हैं। और इसी इसी पॉपुलेशन जेनेटिक्स को अभी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्डी विंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस हार्डी विंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डी विंग प्रिंसिपल। अगर हम देखें तो हार्डी विंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट लार्ज रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लार्ज रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें जो द एली है, ठीक है, जो एली की फ्रीक्वेंसी है, द एली फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी। कब, लार्ज रैंडमली मीटिंग पॉपुलेशन में, मतलब लार्ज पॉपुलेशन में जो एली की फ्रीक्वेंसी वो स्टेबल रहेगी एंड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन। और यहाँ पे इन्होंने जिस जीन पूल की बात करी है तो उस जीन पूल का मतलब क्या हुआ, दैट इज एक जीन पूल की बात की है, उसी जीन पूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, सारे के सारे जीन्स, टोटल जीन जितने भी जीन्स होते हैं और उनकी एंड देयर एलीज, और उनकी जितनी भी एलीज हैं इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं वो और उनके एलीज जितने भी हैं उसको हम जीन पूल कहते हैं। वो क्या रहेगा, जीन पूल रिमेन कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट बोल लो या फिर बोल लो दैट इज इन अ इक्विलिब्रियम, क्या, दैट इज इन अ इक्विलिब्रियम।
ब्रियम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पूरी जितनी भी हमारी एलिलिक फ्रीक्वेंसी हैं उनका सम करेंगे, द सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो दैट्स कम आउट्स टू बी अ 1। फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसीज होगा, ठीक है, क्योंकि एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी, वहां तो बहुत सारी हुई ना फ्रीक्वेंसीज, दैट कम्स आउट टू बी अ 1, ठीक है। सो दिस इज अबाउट अ हार्डी वेइंग प्रिंसिपल, मतलब बहुत बड़ी लार्ज मेटिंग पॉपुलेशन, उसके अंदर जितनी भी एली फ्रीक्वेंसी होंगी सारी की सारी स्टेबल होंगी और कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन। एक उसके अंदर जीन पूल होता है, उस जीन्स के अंदर क्या होते हैं, दैट इज टोटल जीन प्लस उन सबके एलीज पॉपुलेशन में वो कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे और इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा हूँ, दिस इज अ इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम, दैट इज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हमें देख यहाँ से ऊपर वाली स्टेटमेंट से क्या समझ में आया, अगर हम कंक्लूजन देखें, इफ यू वांट टू मेंटेन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल के आया, अगर हमें मेंटेन करना है जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, तो उस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन्हीं को यहाँ समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले लार्ज पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, उस लार्ज पॉपुलेशन में कैसी मीटिंग होनी चाहिए, दैट इज अ रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तो हमारा जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई चेंज आ जाता है, तो न्यू स्पीशीज क्या हो जाएंगी, इवॉल्व हो जाएंगी, मतलब इवोल्यूशन हो जाएगा। if there is a disturbance in the genetic equilibrium, if there is a disturbance in genetic equilibrium, अगर कोई भी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नई स्पीशीज हैं वो इवॉल्व होने लगेंगी, मतलब इवोल्यूशन होने लगेगा। समझ में आ गया। ये जो हार्डी विंग प्रिंसिपल होता है, ये कैसा प्रिंसिपल है, इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, क्या है, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिन जिन रीजन की वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, उन फैक्टर्स को भी हम लिख ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला फैक्टर है दैट इज अ म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, इसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, क्या हो जाए, दैट इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाए, और माइग्रेशन हो जाए, ठीक है। इन सब के बारे में अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ लेंगे, यहाँ पे जितना स्पेस था मैंने बता दिया। So in a given population, one can find out the frequency of occurrence of allele on a gene or a locus. तो क्या हम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस बता सकते हैं कि कितने एलीज प्रेजेंट हैं जीन के ऊपर या लोकस के ऊपर। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन अ फिक्स्ड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है एली की, जो कि जीन्स पे प्रेजेंट होते हैं या लोकस पे, इनको क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और हमेशा अलग अलग जनरेशन ओवर द जनरेशन टू जनरेशन भी फिक्स रहना चाहिए, ठीक है।
ये जो एलीज होते कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन पे या लोकस पे। हार्डी-विंग प्रिंसिपल का कहना क्या है, इन्होंने एल्जेब्रिक इक्वेशन को यूज किया था और ये बोला था कि जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन के अंदर, वो सारी की सारी स्टेबल रहती है और कांस्टेंट रहती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यहाँ पर जब उन्होंने जीन पूल की बात करी तो उसमें उन्होंने सारे के सारे जीन्स की बात करी और उनके एलीज की बात करी जितने भी प्रेजेंट थी पॉपुलेशन के अंदर, और बताया कि सबके सब कैसे होते हैं, दैट इज कांस्टेंट। यहाँ इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जब हम सारी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज को टोटल कर देते हैं तो उनका क्या निकल के आता है, रिजल्ट कम्स आउट टू बी अ 1। वेयर एज अगर हम बात करें इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की, फॉर एग्जांपल हमने फ्रीक्वेंसीज ले ली अलग अलग, एक का नाम लिया पी, एक का नाम लिया क्यू, ठीक है। अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो हमारा पी और क्यू है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एली ए के लिए, एक एली ए के लिए, ठीक है। अलग अलग एली प्रेजेंट हो सकते हैं ना, तो कैपिटल एली के लिए पी है और स्मॉल एली के लिए क्यू है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कैपिटल ए इंडिविजुअल की, तो उसमें हमारा निकल के आ जाएगा सिंपली कम आउट्स टू बी अ पी स्क्वायर। उसी तरीके से हम द सिंपल और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एली ए विद द फ्रीक्वेंसी पी अपीयर्स ऑन बोथ द क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे हमने पी स्क्वायर क्यों लिया है, उसी के बारे में लिखा है कि ये जो हमारा एली ए है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी पी है तो वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम में दिख रही होगी ना, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, तो इस वजह से पी स्क्वायर आ जाएगी। सिमिलरली स्मॉल ए के लिए क्या आ जाएगी, दैट इज अ क्यू स्क्वायर। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो कम्स आउट टू बी अ 2pq, ठीक है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी, दैट इज अगर हम एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो इट्स कम्स आउट टू बी अ पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा पी स्क्वायर है दैट इज फॉर कैपिटल ए, दिस इज क्यू, दिस इज अ स्मॉल ए, दिस इज 2pq, दिस इज अ कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर हमारे पास आता है तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जब हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी होती है तो उसमें अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। द डिफरेंस इंडिकेट द एक्सटेंस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, और अगर कोई भी डिफरेंस आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज आया है। अगर जेनेटिक डिस्टर्बेंस आ जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर, हार्डी-वेइंग इक्विलिब्रियम में, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की एली है वो पॉपुलेशन में चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से किस में रिजल्ट हो जाएगा, इवोल्यूशन में हो जाएगा। तो अगर हमारा जेनेटिक इक्विलिब्रियम हिला, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज अ हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दैट इज अ इवोल्यूशन कंडीशन आ जाएगी। समझ में आ गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो हमारी इवोल्यूशन कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारी एक एली फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी बात हो रही है होमोजाइगस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी की, वो दे रखी है 0.6, ठीक है, और हमें निकालनी है, हमें फाइंड आउट करनी है हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, दोनों फाइंड आउट करनी है। 0.6 गिवन है, क्या बताया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यही होता है, इज इक्वल टू 1। पी हमें गिवन है, दैट इज अ डोमिनेंट, मतलब कैपिटल ए वाला गिवन है 0.6, ठीक है, 0.6 होगा, तो हमारा क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम क्यू स्क्वायर की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी अ 0.4, ठीक है। जब ये 0.4 है तो 2pq कितना हो जाएगा, दैट इज अ 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, दिस इज कम्स आउट टू बी अ 2pq। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट,
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और अगर यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देख लिया, अगर उसी सेम क्वेश्चन में हमारा कैपिटल ए परसेंटेज में गिवन है, दैट इज 36%, तो इसके लिए हमने पी स्केयर लिया था, तो पी स्केयर कितना गिवन है 36%, तो पी कितना हो जाएगा, दैट इज 6%। ठीक है, तो वहीं पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, किसकी, क्यू की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो 36 मतलब स्मॉल ए की बतानी है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी अ, ठीक है, ये हो गया 64%, सो क्यू स्क्वायर आ जाएगा हमारा 64, क्यू कम्स आउट टू बी अ, अगर हमें यहाँ क्यू ही बताना है, सिंगल क्यू कम्स आउट टू बी अ 8%। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए कि हमें 2p क्यू बताना है, तो इसी 2 इंटू 6 इंटू 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12, 12 8 ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 96। ठीक, सो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम यहाँ पे 5 फैक्टर्स की बात करें, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हार्डी वेइंग इक्विलिब्रियम को, ठीक है, तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हार्डी वेइंग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं, सो दीज आर जीन माइग्रेशन, जिसे हम जीन फ्लो भी कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, दीज आर द 5 फैक्टर्स। ठीक है, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर हम जीन माइग्रेशन की बात करें, तो जीन माइग्रेशन क्या होता है, जब कभी भी किसी भी सेक्शन का, किसी भी पॉपुलेशन के सेक्शन का माइग्रेशन हो जाए एक प्लेस से दूसरी प्लेस और पॉपुलेशन अकर होने लगी, ठीक है, और जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, ओरिजिनल में भी और एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ जीन माइग्रेशन। ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा अगर कोई भी नए जीन्स, कोई भी एलीज ऐड कर दिए जाएं पॉपुलेशन के अंदर और पुरानी वाली पॉपुलेशन से लॉस्ट हो जाएं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जीन फ्लो कहते हैं। इफ दिस इज अ जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, और उस अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा है, हैपन मल्टीपल टाइम्स, और उसके अंदर सेम चेंजेस अकर हो रहे हैं बाय चांस, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो 2 तरीके का होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कितने तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है दैट इज अ फाउंडर इफेक्ट, दूसरा होता है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर अकर करता है और नॉन डायरेक्शनल और रैंडम होता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल पॉपुलेशन में। अगर लार्ज पॉपुलेशन में होगा तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में ही है ना, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होगा, स्मॉल पॉपुलेशन में। कैसा होता है, दैट इज अ नॉन डायरेक्शनल और रैंडम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन समझ में आ गया। जीन फ्लो क्या होता है, जब कोई भी नई जीन्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ऐड कर दी जाए, तो जो हमारी नई पॉपुलेशन है उसमें भी चेंज आ जाएगा, और ओल्ड वाले में से तो निकल गई उसमें भी चेंज आ जाएगा। अगर यही जीन माइग्रेशन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, और वही सेम चेंजेस, सेम ही चेंजेस, एक ही तरीके के चेंजेस बार बार आ रहे हैं, तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। वेयर एज हम बात करें, sometimes the changes in the allelic frequency is so different in the new sample of population
दैट दे बिकेम अ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी एलिफ फ्रिक्वेंसी में इतने ज़्यादा नए चेंजेस आ जाते हैं नए सैंपल के अंदर कि जो दूसरी स्पीशीज़ है वो अलग स्पीशीज़ बन जाती है। सो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन क्या बन जाएगी, फाउंडर बन जाएगी, और इस इफेक्ट को हम फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें क्या शो कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन शो कर रहा है अलग अलग ट्रेड्स पे। पहला जो है दैट इज अ स्टेबलाइजिंग, सेकंड वन इज अ डायरेक्शनल एंड थर्ड वन इज अ डिस्ट्रप्टिव। तो microbial experiments show that pre-existing advancements mutation when selected will result in a observation of new phenotype। तो जब हमने माइक्रोबियल की एक्सपेरिमेंटेशन की तो उसमें जो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेशियस म्यूटेशन थी उसने सेलेक्ट कर लिया और रिजल्ट कर दिया एक नई ऑब्जर्वेशन में जिसमें हमें नए फिनोटाइप देखने को मिले। ओवर अ फ्यू जनरेशन, बहुत फ्यू जनरेशन तक अगर होता रहता है तो उसे हम स्पीसिएशन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हेरिटेबल वेरिएशन जो होती है वो अनेबल करती है ताकि बेटर सर्वाइवल हो सके और वो अच्छे से अनेबल कर सके कि वो रिप्रोड्यूस हो सके और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को लीव कर सके। A critical analysis makes us believe that variation is due to mutation और variation is due to recombination। तो जो वेरिएशन अगर हमें देखने को मिलता है या तो वो म्यूटेशन की वजह से मिलेगा या वो वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से देखने को मिलेगा ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो ड्यू टू जीन फ्लो और अ जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर हम जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है जीन्स की उसमें चेंज आ जाता है और एलीज में चेंज आ जाता है इन अ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कपल्ड को एनहेंस करता है ताकि वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है उसको एनहेंस कर सके। और नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक अ डिफरेंट पॉपुलेशन, और नेचुरल सिलेक्शन का काम क्या होता है कि वो उसको एक अलग तरीके की डिफरेंट पॉपुलेशन बना सके। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन में स्टेबलाइजेशन आ गया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे इंडिविजुअल एक मीन कैरेक्टर वैल्यू जो है उसको एक्वायर कर लेंगे। अगर डायरेक्शनल चेंज आया तो मतलब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो कि क्या एक्वायर करेंगे, ऐसी वैल्यू अदर देन अ मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर के अलावा जो दूसरी वैल्यू होगी उसको एक्वायर कर लेंगे। डिसरप्शन क्या होता है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल पेरिफेरल कैरेक्टर को एक्वायर कर ले, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को एक्वायर कर रहे हैं जो कि बोथ हैंड पे प्रेजेंट है ऑफ डिसरप्शन कर्व पे। ठीक है, सो अगर हम इसमें देखें कि कौन सी क्या है, सो दिस इज आर स्टेबलाइजिंग। यहाँ बात करें बी पार्ट वाले में तो ये जो बी पार्ट है दैट इज अ डायरेक्शनल, जिसमें क्या हुआ मेन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ के दूसरी वैल्यू एक्वायर कर ली। इसमें हमने पेरिफेरल कर ली, पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू, दिस इज अ डिसरप्टिव। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, ब्रीफ अकाउंट है, जिसमें हमें इवोल्यूशन का पूरा ब्रीफ अकाउंट पढ़ना है, क्या क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम ब्रीफ अकाउंट की बात करें इवोल्यूशन की तो हमें इसमें क्या क्या देखने को पढ़ना है। तो क्या तुम्हें याद है कि हमने पढ़ा था सेलुलर लाइफ फॉर्म कब अपीयर्ड होती है, पहली फर्स्ट सेलुलर लाइफ की बात करें तो वो कब आई थी, दैट इज 2000 में, मतलब मिलियन ईयर्स अगो, या तो हमने अभी इसका 2 बिलियन ईयर्स अगो में भी पढ़ लिया है, उसी तरीके से दिस इज अ 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये जो डेटा है थोड़ा बहुत इसको ऊपर ही लिखवा देती हूँ। फिर हमारे जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो कब आए थे। ठीक है, अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की तो ये आए थे 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, वेयर एज अगर हम बात करें जॉलेस फिशेस की so these are about 350 million year ago। जॉलेस फिश और क्या
ऐसी फिश जिनके पास स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फाइन मूव था। ठीक है, फिश विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट, जो कि कहाँ मूव कर जाती थी, मूव ऑन लैंड एंड बैक टू वाटर। तो दोनों की दोनों फिशेस कब आई थी? ये आई थी 350 मिलियन ईयर्स अगो में। कब आई थी? इन 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सीवीड्स और प्लांट्स की, इसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सीवीड्स एंड प्लांट्स की। तो ये आए थे हमारे 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इसके बाद हमारी 1938 में एक फिश आई थी। ठीक है, ये सारा अभी आगे गिवन है, वो हम एनसीईआरटी में पढ़ लेंगे, लेकिन ये जैसे मैंने टेबल्स में लिखा है इसको लिख लेते हैं। ये फिश कहाँ से थी? दैट इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की थी, जिसका नाम था दैट इज अ कोलिकंथ। क्या नाम था? दैट इज अ कोलिकंथ, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ लोब फिश। ठीक है, 1930 के बाद लोब फिन्स जो थी, अगर हम लोब फिन्स की बात करें, तो ये जो लोब फिन्स जो थी, दीज आर फर्स्ट एम्फीबियन या एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलेमेंडर। ये जो लोब फिन्स थी, ये कैसी थी? दैट आर फर्स्ट एम्फीबियन एम्फीबियन एंड यही जो लोब फिन थी, दे आर एंसेस्टर थी किसकी? आज के जो फ्रॉग है उनकी और सैलमेंडर की। ये भी एक फ्रॉग की ही स्पीशीज है, सैलमेंडर। ठीक है, एम्फीबियंस जो थे, अगर हम एम्फीबियन की बात करें, तो वो सारे एम्फीबियन जो है किसमें इवॉल्व हो गए? इवॉल्व होके क्या बन गए? रेप्टाइल्स बन गए। ठीक है, और इनके पास क्या थे? ये क्या करते थे? दे ले थिक एग्स, थिक शेल एग्स, शेल्ड एग्स। ठीक है, जो कि किसमें ड्राई नहीं होते थे? विच डू नॉट ड्राई इन सन, सन में ड्राई नहीं करते थे, जैसे कि एम्फीबियंस करते थे, अनलाइक एम्फीबियंस। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, तो हमारा नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो में, इसके बाद ये सारे पॉइंट्स के बाद अगर हम इन्हें पॉइंट्स दे देते हैं अभी, तो हमारे 200 मिलियन ईयर्स अगो के बाद अलग अलग तरीके की, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के क्या आए थे? रेप्टाइल्स आए थे। बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स भी थे जो कि किसमें इवॉल्व हो गए? फिशेस, इवॉल्व इनटू फिशेस। ठीक है, इस 200 मिलियन ईयर्स में क्या थे? रेप्टाइल्स थे, अलग अलग शेप और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उसके, जिसमें क्या थे? इसी 200 में कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे दैट इज इवॉल्व्ड इनटू फिश। उसका एग्जाम्पल क्या है?
दैट इज अ फिश। एग्जाम्पल है एक थियो इक्थियोसॉरस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया, एक बार उसको देख लेते हैं। पहले हमने फर्स्ट सेलुलर लाइफ देखी, इन्वर्टिब्रेट्स देखे 500 मेया, डॉलर फिशेज इन 350। इसके बाद 320 में सीवीड और प्लांट आ गए। फिर 1938 में एक फिश आई जिसका साउथ अफ्रीका से आई, दैट इज़ द कोलिकंद। फिर हमें लो फिन्स के बारे में पता चला, वो ऐसे फर्स्ट एम्फीबियन थे जो कि आज के फ्रॉग के एंसेस्टर हैं और सैलेमेंडर के। इसके बाद हमने देखा कि फिशेस जो है रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गई। फिर हमारा एट्थ पॉइंट देखा कि जो रेप्टाइल्स थे वो 200 मिलियन में आए थे, दैट इज अ 200 मिलियन ईयर्स अगो में, जिसमें हमने एक देखी कि ऐसी लैंड्स रेप्टाइल्स थे जो कि फिशेस में इवॉल्व हुए, जिसका एग्जांपल था दैट इज अ इक्थियोसॉरस। ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ होल अबाउट। मैंने देखो यहाँ पे 8 पॉइंट्स में सारी चीज़ें बता दी। पैराग्राफ कितना बड़ा गिवन है एनसीईआरटी में। तो लेटेस्ट रीड आउट देख लेते हैं इसको एक बार, क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो हमारे 2000 मिलियन ईयर्स अगो में, ठीक है, या मिया की बात करें या 2 बिलियन ईयर्स अगो की बात करें, तो पहली जो आई थी फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म देखने को मिली थी अर्थ पे। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स, जाइंट जाइंट बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे, वो सेल्स में कन्वर्ट हो गए थे और उन सेल्स के आसपास क्या थी, मेम्ब्रेन कवर थी। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सेल्स थी जिनके पास ये एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज करती थी। ठीक है, वेयर एज हमने लाइट रिएक्शन के बारे में देखा, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस देखा, जहाँ पे वाटर जो है स्प्लिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, जिसमें वो एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स बनती गई। तो जब हमारा 500 मिलियन ईयर अगो आया, तब हमारे इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, फिर हमें जॉलेस फिशेस देखने को मिली 350 मिलियन ईयर्स अगो में। सी वीड्स हमें देखने को मिले 320 मिलियन ईयर्स अगो में। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें दैट आर इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स, तो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी देखी गई थी दैट आर इन्वेडेड लैंड्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्लांट्स। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड, पूरी तरीके से लैंड में फैले हुए थे। एनिमल्स इन्वेडेड लैंड। अगर हम फिशेस की बात करें तो एक फिशेस थी जिनमें स्टाउट प्रेजेंट था माउथ में और स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, जिसका काम क्या था कि वो लैंड में भी चली जाती, वापस पानी में भी आ जाती थी। वो भी कब आई थी, 350 मिलियन ईयर्स अगो में, मतलब जॉफिश के साथ। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें इन 1938 में, तो 1938 में एक फ़िश थी जो कि साउथ अफ्रीका में देखी गई थी, जिसे हम कॉलीकेंथ कहते थे, जो कि आज के टाइम पे कैसी है, एक्सटिंक्ट है। और ऐसे ही एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ लोफिन्स। लोफिन्स जो थे वो ऐसे एम्फीबियंस थे जो कि दोनों के दोनों पानी और वाटर में रहते थे। अब उस तरीके की कोई भी स्पेसिमन हमारे साथ लेफ्टस नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे, दैट दे आर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग। आज के फ्रॉग के और सैलेमेंडर के क्या हैं, दे आर एंसेस्टर। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फीबियंस, तो जो एम्फीबियंस हैं वो भी इवॉल्व हो गए, किसमें, रेप्टाइल में बन गए। अब वो कैसे एग्स ले करते हैं, थिक शेल ले, उनकी जो एग होती है उनकी सेल कैसी होती है, थिक होती है, और वो अपने एग्स जो हैं वो सन में ड्राई नहीं करते जैसे एम्फीबियंस करते थे। ठीक है, अगर आज हम अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डेसिडेंट देखें, तो हमारे जो टॉर्टाइल्स और क्रोकोडाइल्स हैं, तो इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो जो रेप्टाइल्स थे वो अलग अलग डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट साइज के थे, जो कि हमारे अर्थ को डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, फिर ये डायग्राम गिवन है, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है वो देख लेते हैं हम। अगर इस डायग्राम की हम बात करें, तो यहाँ पे पहले क्लोफाइटा एंसेस्टर, देन ट्रैकियोफाइटा, राइनी टाइप एंड साइलोटम साइलोफाइटन। तो अगर हम क्लोफाइटा की बात करें तो ये यहाँ पे जाता है ब्रायोफाइटा में। देन हमारा ट्राइकोफाइटा दैट इज अ जूस्टेरा फाइलम, बाद में वो लाइकोपोड्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डायना में तो कुछ नहीं गिवन, सीलोफाइटम की बात करें तो वो हमारा सिनोफिड फर्न, जिनकेगो, कोनीफर्स, नेटल्स, साइकड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रोजिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो सीड फर्न्स में,
और डाइकोटिलेडन बने, फिर इसके बाद हमारे मोनोकोटिलेडन हुए, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एनिमल्स का दे रखा है। तो एनिमल्स में जो हमारे अर्ली बर्ड्स थे, तो पहले हमारे अर्ली रेप्टाइल्स थे। ठीक है, उस अर्ली रेप्टाइल्स से दो चीज़ें निकली, एक सेरोप्सिड्स निकले, दूसरे हमारे सिनाप्सिड्स निकले। वो सिनाप्सिड्स जाके किस में एक्सटिंक्ट हो गए, दैट इज इन अ प्लेकिसॉरस में, जो कि इस टाइम पे क्या है, एक्सटिंक्ट। वो प्लेकिसॉरस किस में चले गए, वो प्लेकिसॉरिड्स गए हमारे थैराप्सिड्स में। ठीक है, वो थैराप्सिड्स इसके बाद कहाँ चले गए, दैट इज गोन इनटू अ मैमल्स। ठीक है, ये जो हमारे सौरप्सिड्स थे ये गए पहले थीकोडॉन्ट में, जो कि एक्सटिंक्ट है। फिर वो थीकोडॉन्ट से डायनासॉर्स, जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, और यही थीकोडॉन्ट से कहाँ गए, एव्स, बर्ड्स में चले गए, बर्ड्स को ही एव्स कहते हैं। एंड देन रेप्टाइल्स, जिसमें हमारे क्रोकोडाइल वगैरह ये सब आते हैं। सो दिस इज अबाउट ये जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की देख ली। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट है जहाँ पे हमने जाइंट फर्न के बारे में पढ़ा था। तो जो जाइंट फर्न थे वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइटा में, बट दे फॉल टू फॉर्म अ कोल्ड डिपॉजिट। पर वो क्या बना लेते हैं, कोल्ड डिपॉजिट बना लेते हैं धीरे धीरे। बहुत सारे ऐसे लैंड रेप्टाइल्स थे जो कि वाटर में चले जाते थे और उन्होंने अपने आप को फिश में इवॉल्व कर लिया, वो भी 200 मिलियन ईयर अगो में। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोसॉरस। ठीक है, लैंड के रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो उसमें हमारे डायनासोर्स भी थे, जो उसमें सबसे बड़ा डायनासोर था जिसका नाम था, दैट इज अ ट्राइनोसोरस रैक्स, जो कि जिसकी हाइट कितनी थी, 20 फीट हाइट थी, और उसमें बहुत ज़्यादा फियरसम ड्रैगर लाइक टीथ थे। ठीक है, तो अबाउट 65 मेया, अगर 65 मिलियन ईयर्स की बात करें तो डायनासोर्स हमारी धरती से डिसअपियर्ड हो गए थे। वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न, हमें ट्रू रीज़न तो नहीं पता इसका, लेकिन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से कह सकते हैं। सम सेज, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि वो डायनासोर जो हैं वो बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, लेकिन जो ट्रुथ है वो अभी भी मे बी लाइव इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में है, या तो क्लाइमेट की वजह से हुए, नहीं तो बर्ड्स में। बहुत सारी स्मॉल साइज रेप्टाइल्स भी थी ऑफ दैट इरा, उसी इरा की, जो कि क्या हो गई, आज के टाइम पे एग्जिस्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर हम अपने फर्स्ट मैमल्स की बात करें तो जो हमारे फर्स्ट मैमल्स थे वो कैसे थे, श्रूज की तरह थे। ठीक है, जब हमें उनके फॉसिल्स मिले उन मैमल्स के, फर्स्ट मैमल के, तो उनके फॉसिल कैसे थे, दे आर ऑफ स्मॉल साइज्ड। ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं, दैट आर वीवी पेरस मतलब वो अपने यंग वंस को डिलीवर करते हैं, एग ले नहीं करते। ठीक है, ओवी पेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं और अपने जो प्रोटेक्ट हैं जो यंग होते हैं, जो उनकी मदर की वूम के अंदर रहते हैं, मदर्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं जब तक उनका बर्थ नहीं हो जाता। तो मैमल्स जो हैं दैट आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसेनिंग एंड अवॉइडिंग अ डेंजर एटलीस्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो केम डाउन, मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। ठीक है, दे वर इन द साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, जो कि कहाँ थे, साउथ अमेरिका में थे, जो कि कैसे मैमल्स के साथ रिजेंबल कर रहे थे, हॉर्स, हिपोटेम्पस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, ड्यू टू दिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लिया। सो दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय द नॉर्थ अमेरिका फौना। तो वो जो नॉर्थ अमेरिका के जो फौना थे, मतलब प्लांट्स की बात, फ्लोरा और फौना की बात करें, तो वहाँ पे जो बहुत से एनिमल्स थे जो कैसे थे, ओवर रिडन थे, क्योंकि उन्हें नॉर्थ अमेरिका का फौना ही चाहिए था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कुछ पाउच्ड एनिमल मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पाउच मैमल्स जो थे वो सरवाइव कर गए, क्योंकि उनके बीच में कोई भी कंपटीशन देखने को नहीं मिला किसी अदर मैमल के साथ। ठीक है, लेस्ट बी फॉगल्स, बहुत सारे ऐसे मैमल्स भी थे जो कि पूरी तरीके से पानी में रहते थे। कौन कौन से, दैट आर वेल, डॉल्फिन, सी काउज आर सम एग्जाम्पल। वेल भी ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, डॉल्फिन भी, तो यहाँ सील्स की बात करी और सी काउ की बात की गई है।
अगर हम इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात करें, एलिफेंट की, डॉग की, एक्सेट्रा, तो इनकी भी एक अपनी अपनी स्पेशल स्टोरी है, ठीक है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है। अगर आज हम मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी की बात करें तो उसमें हमारी मैन का इवोल्यूशन आता है, जिसके पास क्या है, उनकी खुद की अपनी लैंग्वेज स्किल्स हैं, और एक फैक्टर जो है जो सिर्फ हमें ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है, दैट इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसके बारे में हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लिया है। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, उसमें हम मैन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ मैन। ठीक है, तो अब हम मैन का इवोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। देखें क्या क्या ये बना। तो जब 15 मिलियन ईयर्स अगो, 15 मिलियन ईयर्स अगो कौन आए? ड्रायोपिथेकस आए और रामापिथेकस आए। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, सॉरी फॉर द बैकवर्ड साउंड बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। देखो इसमें से मोर मैन लाइक कौन सा है? देखो यहाँ पे राम लिखा है, तो इसी को कंसिडर करो दैट दे आर मोर मैन लाइक। ठीक है, और ये लोग जो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस थे, ये कैसे वॉक करते थे? अगर हम इनकी वॉक की बात करें, सो दे बोथ आर वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ फ्यू फॉसिल्स देखे गए। ठीक है, फ्यू फॉसिल्स देखे गए, ठीक है, ऑफ मैन के। ठीक है, दूसरे फॉसिल्स किसके थे? बोन्स के थे, जो कि कहाँ डिस्कवर हुए? दैट इज डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टेंजानिया। जिसने क्या रिवील किया? इसने क्या रिवील किया? दैट रिवील्ड होमिड फीचर लाइक होमिनिड होमिनिड फीचर्स। कब आए? अबाउट 3-4 में walked in ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद हमारे 2 मिलियन ईयर्स अगो पे, दैट इज अ 2 मिलियन ईयर अगो पे एस्ट्रो एस्ट्रोलोपिथेकस देखने को मिले। दैट इज अ एस्ट्रोलोपिथेकस, जो कि कैसे थे, कहाँ देखेंगे हमने? ईस्ट अफ्रीका में, जो कि कैसे थे? हंट करते थे स्टोन के साथ और एट करते थे फ्रूट को, फ्रूट खाते थे और स्टोन से हंट करते थे। नेक्स्ट हमारे आए, दैट इज फर्स्ट ह्यूमंस। पहले अगर हम ह्यूमंस की बात करें, फर्स्ट ह्यूमन लाइक, तो वो थे हमारे होमो हेबेलिस। ठीक है,
ये जो होमो हिबालिस थे, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो दिस इज अबाउट 650 टू 800 सीसी, ठीक है। और ये लोग क्या नहीं खाते थे, डू नॉट एट मीट, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट इज इन 1819 में जावा में, कहाँ, जावा में नेक्स्ट स्पीशीज आई दैट इज अ होमो इरेक्टस। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी दैट इज अ 900 सीसी। कब आए, दैट इज अ 1.5 मिलियन ईयर अगो। और ये लोग मीट खाते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो हमारे नीदरलैंड आए, ठीक है। इनका काम, इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, दैट इज अ 1400 सीसी, ठीक है। जो कि कहाँ देखने को मिले, नियर ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका नहीं, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। जो कि कब आए, 1 लाख टू 40,000, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी क्या थी नीदरलैंड्स की, दैट दे हाइड देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को हाइड करते थे, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे होमोसेपियंस आए, ठीक है। नीदरलैंड्स के बाद हमारे होमोसेपियंस क्या हो गए, देखने को मिले हमें कहाँ, फ्रॉम अफ्रीका। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है 75,000 से 10,000 में हमारे मॉडर्न मैन हमें देखने को मिले। 75,000, ये ईयर की बात चल रही है, 10,000 साल पहले हमें देखने को मिले मॉडर्न होमोसेपियंस, मॉडर्न होमोसेपियंस, ठीक है। इसके बाद हमें एक केव आर्ट भी देखने को मिली, केव आर्ट, गुफा में आर्ट देखने को मिली, दैट इज अबाउट 18,000 ईयर अगो, 18,000 ईयर अगो, जो कि किसकी थी, कहाँ देखने को मिली, इट इज अ भीमकेता रॉक, रेजेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पे, दैट इज अ भीमकेता रॉक, रेजिन ऑफ मध्य प्रदेश। वेयर एज अगर हम 10वें पॉइंट की भी बात कर लें तो हमारा जो 10th पॉइंट था दैट इज एग्रीकल्चर कब आया। मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आगे पेज है, नहीं तो मैं यही बता देती। एग्रीकल्चर आया 10,000 साल पहले, ठीक है। So this is all about a evolution of man and origin of man, ठीक है। सॉरी, टोटल 10 पॉइंट्स हैं। देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। 15 मिलियन ईयर्स अगो में प्रीमेट्स आए ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, जो कि कैसे थे, उनकी बॉडी पे हेरी बॉडी थी, वॉक लाइक अ गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, जिसमें जो हमारे रामापिथेकस थे वो ज़्यादा मैन लाइक थे, वेयर एज ड्रायोपिथेकस जो थे वो एप लाइक थे। फिर हमने कुछ फॉसिल्स देखे मैन लाइक के, मतलब बोन्स को देखा, कहाँ पे, इथोपिया और टांजेनिया में, जिससे हमें ये रिवील हुआ कि दैट दे हैव अ होमिनिड फीचर, जो कि कब आया, दैट इज अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। जहाँ पे हमने मैन लाइक प्रीमेट्स देखे जो कि कैसे वॉक कर रहे थे, ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक कर रहे थे, जो कि कितने बड़े थे, दे आर प्रोबेबली
नो टॉलर देन 4 फीट, 4 फीट से ज़्यादा टॉल नहीं थे। एंड वॉक अप राइट, मतलब बिल्कुल एकदम सीधे वॉक कर रहे थे। फिर हमारे 2 मिलियन ईयर्स अगो, देखिए 2 मिलियन ईयर अगो के बाद कौन आए, दैट इज एस्ट्रोलोपिथिकस, जो कि कहाँ देखे गए, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में देखे गए। और इनके एविडेंस से हमें पता चला कि ये स्टोन वेपन से हंट करते थे, शिकार करते थे और सिर्फ फ्रूट्स खाते थे। नेक्स्ट जो है, सम ऑफ द बोन्स हमें देखी गई ऐसी बोन की जो डिस्कवर्ड की गई अलग थी। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड एज अ फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, द ह्यूमिनिड, हमने इन्हें फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग बोला, होमिनिड बोला, जिनका नाम दिया हमने होमो हेबिलिस। जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 टू 800 सीसी थी और ये मीट नहीं खाते थे। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ फॉसिल्स देखे गए 1891 में, जो कि नेक्स्ट स्टेज आई होमो इरेक्टस की, दैट इज अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो। और होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। ठीक है, होमो इरेक्टस जो थे वो मीट खाते थे, प्रॉबली एट मीट। फिर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई, दैट इज अबाउट नीदरथल मैन, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी, जो कि सेंट्रल और ईस्ट एशिया में रहते थे। और कितने साल पुराने थे, दैट इज 1,40,000 ईयर्स बैक। और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, यहाँ तक कि अपनी जो डेड बॉडीज थी उनको भी दफन करते थे। ठीक है, फिर हमारे होमोसेपियंस आए। वो होमोसेपियंस आए अफ्रीका में देखे गए, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में मूव करते थे और डेवलप करते थे डिस्टिंक्ट रेसेस को। ठीक है, ड्यूरिंग द आइस स्टेज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर हमें नए मॉडर्न होमोसेपियंस देखने को मिले। ठीक है, इसके अलावा हमें प्री हिस्टोरिक केव आर्ट को भी देखने को मिला, दैट इज अबाउट 18,000 ईयर अगो। और उसी तरीके की एक पेंटिंग हमें देखने को मिली प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की, कहाँ पर, भीमटेका रॉक शेल्टर, जो कि रेजिन डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर आया, दैट इज कम्स अराउंड 10,000 ईयर बैग्स, जहाँ पे हमारी ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, कि ह्यूमन ने अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया। ठीक है, द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपन इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ अ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन चैप्टर। आज जो है हमारा इवोल्यूशन चैप्टर फिनिश हो गया। और हमारा जो है ये डायग्राम दे रखा है, जिसमें हमारा जो है एक तरफ जो दे रखा है बेबी चिंपैंजी दे रखा है, और दूसरी तरफ हमारा अडल्ट चिंपैंजी दे रखा है। ठीक है, जिसमें हमें स्कल दे रखे हैं अडल्ट ह्यूमन बींग्स के, जो कि बेबी चिंपैंजी की तरह लग रहे हैं, और एक अडल्ट चिंपैंजी दे रखा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इवोल्यूशन चैप्टर। आज जो हमारा इवोल्यूशन चैप्टर है वो खत्म हो रहा है, दैट इज अ पार्ट 2 हमारा फिनिश हो गया है। और हमारी जो सेकंड यूनिट है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूनिट भी यही थी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, चीज़ें समझ नहीं आती थी। मतलब एनसीईआरटी में पता है, आप जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। इसलिए मैंने इन 3 चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा टाइम लेके पढ़ा है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं दोबारा ना पढ़ना पड़े, इतना तो मैंने एश्योर कर दिया। मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, एक एक चीज़ कवर करी है एनसीईआरटी की। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कहीं पे कुछ सिर्फ नाम दे रखा है तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। आज हमारी ये यूनिट जो है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वो फाइनली फिनिश होती है। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो हमारी लास्ट यूनिट होगी क्लास 12th की। मतलब अभी लास्ट यूनिट नहीं आई है, वो मैं यूनिट के नाम बता रही हूँ क्लास 12th की, दैट इज़ आर इकोलॉजी। और ये तो हम एनसीईआरटी, मतलब इसमें इतना कुछ समझाने को तो है नहीं, पढ़ते जाएंगे साथ साथ कवर करते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट यूनिट हमारी इकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इवन यू कैन कमेंट मी ऑन यूट्यूब एज वेल। अगर आपका डाउट जेन्युइन है तो मैं उसकी एक अलग से टॉपिक बना दूँगी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। Thank you so much for your love and support.
Have a nice day and have a great day. Thank you once again.